नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डायडॉक हेल्थ पर हम आपको साइंटिफिकली बैक्ड सही और ज़रूरी मेडिकल एजुकेशन आसान शब्दों में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, गर्दन का दर्द आजकल एक बहुत कॉमन समस्या है जिससे वृद्ध लोग ही नहीं, यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कभी कभी यह दर्द इतना ज़्यादा होता है कि लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित करने लगता है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे गर्दन में दर्द के एक बहुत कॉमन कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में सर्वाइकल का दर्द भी कहते हैं। हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का उपचार संभव है और अगर हाँ तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, इससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं ताकि हमें ये परेशानी हो ही ना। और मैं आपको उन गंभीर लक्षणों के बारे में बताऊंगा जो अगर किसी व्यक्ति को हो तो उसका मतलब है कि यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है और आपको तुरंत ही डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 गुटके या वर्टिब्रा होते हैं। गर्दन में इनमें से 7 गुटके होते हैं जिन्हें मेडिकल भाषा में सर्वाइकल स्पाइन भी कहा जाता है। इन गुटकों के बीच में जगह होती है जिसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स निकलती हैं। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड वह स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन से मैसेजेस पूरे शरीर में लेकर जाती है। इन गुटकों के बीच में गद्दियां होती हैं जिन्हें डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। ये जो डिस्क होती है वह एक फ्लेक्सिबल और लचीले जेल टाइप मटेरियल से बनी होती है। ये गुटके आपस में जॉइंट से जुड़े होते हैं। इसके अलावा इन गुटकों के चारों तरफ लिगामेंट नाम के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इन गुटकों को सीधा रखने में और जोड़े रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, रोजमर्रा के वियर टियर की वजह से रीढ़ की हड्डी के इन हिस्सों में बदलाव आने लगते हैं, जैसे कि डिस्क या गद्दी में सिकुड़न आने लगती है, गद्दी में क्रैक होने लगता है, लिगामेंट्स मोटे और टाइट हो जाते हैं, उनका लचीलापन और इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से ये रीढ़ की हड्डी के गुटके आपस में घिसने लगते हैं और इसी कंडीशन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। इस घिसाव के कारण सर्वाइकल स्पाइन की हड्डियां, मांसपेशियां और लिगामेंट्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तब गर्दन में दर्द और जकड़न महसूस होने लगती है। अब हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारणों के बारे में। पहला है, उम्र बढ़ने के साथ साथ वर्टिब्रा या इन गुटकों के बीच में पाई जाने वाली डिस्क या गद्दी घिसने लगती है। उसमें पाई जाने वाला तरल पदार्थ कम होने लगता है, उनकी ऊंचाई कम होने लगती है और इलास्टिसिटी या लचीलापन चला जाता है। दूसरा है हर्निएशन। इस कंडीशन में डिस्क में क्रैक हो जाता है, डिस्क के अंदर का सॉफ्ट भाग क्रैक से बाहर निकलता है। इस कंडीशन को स्लिप डिस्क भी कहा जाता है। ये बाहर निकला हुआ भाग रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक बल्ज बनाता है जिससे आसपास के नर्व और स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बनता है, जिससे हाथों में दर्द, सूनापन, झंझनाहट जैसे लक्षण आने लगते हैं। तीसरा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब गठिया, जिसमें जॉइंट्स के कार्टिलेज खराब होने लगते हैं। चौथा है बोन स्पर्स या ऑस्टियोफाइट्स, जिसमें रीढ़ की 2 हड्डियां या गुटके आपस में रगड़ने लगते हैं और वहां बोनी स्पर या हड्डी का असामान्य उभार बच जाता है। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का खतरा कुछ लोगों में अन्य लोगों से ज़्यादा होता है, जैसे कि बुजुर्ग या बढ़ती उम्र के बदलावों की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। स्मोकिंग करने वाले लोगों में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से नेक पेन ज़्यादा देखा गया है। ओबेसिटी, जिन लोगों का वजन उम्र और कद के हिसाब से ज़्यादा है उनमें भी गर्दन की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द बढ़ जाता है। अगला है जेनेटिक। अगर परिवार में पहले से किसी को यह बीमारी हुई है तो आगे की पीढ़ी में भी इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मसल स्ट्रेन या मांसपेशियों में तनाव होना। वे सारे काम जहां पर गर्दन की किसी एक मांसपेशी पे ज़्यादा जोर पड़ता है आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द दे सकता है, जैसे कि गलत एंगल से टीवी देखना, लगातार लंबे समय तक लैपटॉप पे काम करना या मोबाइल पे सोशल मीडिया या मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहना, ज़्यादा ऊंचा तकिया लगाकर सोना या तकिया नहीं लगाकर सोना। नेक इंजरी या गर्दन की चोट भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का कारण बन सकती है। दोस्तों, हालांकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में गर्दन में दर्द सबसे कॉमन लक्षण होता है,
पर इसके अन्य लक्षण भी आने लगते हैं, जैसे कि गर्दन में जकड़न होना, गर्दन को दाएं और बाएं आगे पीछे घुमाने से दर्द का बढ़ जाना, हाथों में सुन्नपन झंझनाहट होना, मसल स्पैज्म होना, गर्दन घुमाने पर कड़कड़ की आवाज़ आना, चक्कर आना, सर दर्द होना। गर्दन की दर्द की कंप्लेंट लेकर जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उन्हें अगर इस दर्द का कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने का डाउट होता है तो वे आपकी कुछ एग्जामिनेशन करते हैं। आपकी गर्दन की मसल पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं। गर्दन के साथ कंधों का भी एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा नेक का एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI भी करवाई जाती है। और अगर किसी नर्व पर दबाव का संदेह होता है तो कुछ एडवांस टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जिसमें आते हैं माइलोग्राम, इलेक्ट्रोमाइलोग्राम। दोस्तों अब बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के ट्रीटमेंट की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इस बीमारी से कोई नर्व कंप्रेस हो रही है या नहीं। अगर कोई नर्व कंप्रेस नहीं हुई है तो ट्रीटमेंट की शुरुआत में दवाओं के साथ फिजियोथेरेपी दी जाती है। आपको लक्षणों के अनुसार पेन किलर, सूजन कम करने की दवाइयाँ और मसल स्पाज्म को कम करने की दवाइयाँ रिकमेंड की जाती हैं। आपको कुछ स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज सिखाई जाती है जो आप घर पर या किसी ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में दर्द के थोड़ा ठीक होने के बाद 5 से 7 दिन बाद कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेज में गर्दन की मसल्स को मजबूत करने के लिए नेक रोटेशन की एक्सरसाइज बताई जाती है। ठंडा सेक, गर्म सेक और मसाज भी रिकमेंड किए जाते हैं। इसमें आपको खुद ठंडा और गर्म सेक करके देखना होता है कि किस तरह के सेक से आपको आराम मिल रहा है। गर्म सेकाई किसी भी गर्म पानी की थैली से कर सकते हैं और ठंडे सेक के लिए आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सॉफ्ट नेक कॉलर पहनने की भी सलाह दी जाती है, जिससे गर्दन की मांसपेशियों में अगर तनाव है तो उसमें आराम मिलता है। पर ध्यान रहे, आपको यह कॉलर लंबे समय तक नहीं पहनना है डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना, क्योंकि इससे मसल एट्रोफी मतलब मसल कमज़ोर भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की राय लेकर ही यह कॉलर हम पहने। अगर लक्षण बहुत सीवियर हैं तो इंजेक्टेबल थेरेपी भी दी जा सकती है, जिसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन सीधे नेक की हड्डियों के बीच में दिया जाता है। और उसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन तकनीक भी यूज़ की जा सकती है, जिसमें उन नर्व्स को हीट वेव से अब्लेट या शांत कर दिया जाता है जिसमें दर्द हो रहा है। ज़्यादा सीवियर केसेस में सर्जरी कराने की भी सलाह दी जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के ज़्यादातर केसेस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। बहुत कम केसेस में जहां दवाओं से और फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं मिलता है और मरीज को ऐसे लक्षण आते हैं जैसे कि हाथ पैरों में कमज़ोरी, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो, चलने में इंस्टेबिलिटी होना या चलते वक्त व्यक्ति लड़खड़ाने लगे, पेशाब और मोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे केसेस में सर्जरी की सलाह दी जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में 3 तरह की मेनली सर्जरी की जाती है। पहली सर्जरी है जिसमें दबी नस को खोल दिया जाता है। इस सर्जरी को डीकम्प्रेशन या लेमिनेक्टोमी सर्जरी कहा जाता है। दूसरी तरह की सर्जरी में नस को खोलने के साथ साथ हड्डियों को आपस में जोड़ा भी जाता है। इसे फ्यूजन सर्जरी कहते हैं। तीसरी प्रकार की सर्जरी का नाम है सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी। इस सर्जरी में 2 हड्डियों के बीच का मूवमेंट भी बरकरार रखा जाता है और नस को भी खोल दिया जाता है। यह तीनों ही सर्जरी बहुत सेफ होती हैं, परंतु कौन सी सर्जरी आपके लिए बेस्ट होगी वह आपके डॉक्टर आपके लक्षणों को देखकर डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से बच सकते हैं? जी हाँ, ये उम्र के साथ होने वाला एक नॉर्मल प्रोसेस है, पर अगर आप ऐसी कोई काम करते हैं जिससे आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर ज़्यादा जोर पड़ता है तो आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल को अपने आई लेवल पे ही रखकर इस्तेमाल करें। अगर आपको लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है तो हर 20 मिनट में ब्रेक लें और स्ट्रेचेस करें। रेगुलर नेक के स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करें। अगर मांसपेशियों में दर्द है तो ठंडा या गर्म सेक करें। दोस्तों, उम्मीद है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पर मेरी यह दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।